सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीएस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवे एंड फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स, इन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रहेगी, क्योंकि हम इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों को कराएंगे। आपके हिस्ट्री, सिविक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, इन सब से रिलेटेड एक एक पार्ट करके इस सीरीज में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करते चलेंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज ये हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, एज ए वन लाइनर इनको करने वाले हैं और आपके साथ ही साथ फटाफट रिवीजन भी होती चलेगी। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब एग्जाम के लिए आपके ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोट्स। इसने कौन सी बुक लिखी है? हिस्टोरिका। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा काल है? वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य नहीं था। उसे हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें इंसान सिविलाइज्ड नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी देखिए दो चीजें क्लियर होती हैं। एक तो इसके बारे में कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और दूसरा इसमें मानव का जो जीवन है वह अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य नहीं था। मतलब इंसान यहाँ पर पूर्णतया सिविलाइज्ड नहीं हुए थे, सभ्यता का कोई पूर्ण विकास नहीं हुआ था। और ये कौन सा काल हो जाएगा? ये हमारा है प्राग ऐतिहासिक काल। तो ये कितने भागों में बटा फ्रेंड्स? देखिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 भाग रहेंगे? तो फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा पुरापाषाण काल, जो कि अज्ञात काल से लेकर 8000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। दूसरे नंबर पर है हमारा मध्य पाषाण काल, जो कि 8000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। थर्ड नंबर पर है हमारा नव पाषाण काल, 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक की इसकी अवस्था बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में और पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। फ्रेंड्स, जो हिस्ट्री के ये क्वेश्चंस होते हैं, ये आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस सेक्शन से आपके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हमने आज की सीरीज में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति कौन से काल में सीखी थी? सही आंसर हमारा रहेगा नवपाषाण काल में सीखा था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य ने कौन से एनिमल को, कौन से पशु को सबसे पहले अपना पालतू पशु बनाया? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। नेक्स्ट देखिए, कृषि का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? आंसर हो जाएगा हमारा शिकार था। पुरापाषाण काल में मानव की जो जीविका थी उसका मुख्य आधार ही क्या था? शिकार करना था। पुरापाषाण काल के जो व्यक्ति थे वो शिकार पर ही सरवाइव करते थे। उनकी जीविका का मुख्य आधार भी था, उनके जीवन यापन का जो एक तरीका था वो भी शिकार ही था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया? हमारा आंसर हो जाएगा तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया इंसान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे पहला जो प्रथम औजार था वो कौन सा था? आंसर हमारा हो जाएगा कुल्हाड़ी। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो औजार प्रयोग किया गया वह कुल्हाड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा हमारा मेहरगढ़ से इसकी प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतवर्ष इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? हमें उस अभिलेख का नाम बताना।
और इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य के द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? आंसर हो जाएगा हमारा गेहूं की फसल। ऐसी फसल थी जिसे इंसान ने सबसे पहली बार बोया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठाक कोई ज्ञान नहीं है, ये सिक्के कौन से सिक्के कहलाते हैं? ये होते हैं हमारे आहत सिक्के। तो ऐसे सिक्कों को हम क्या कहेंगे? आहत सिक्के कहेंगे। इन सिक्कों पर ना तो कोई लेख है और ना ही जो चिन्ह बने हैं उनका कोई नॉलेज है, ठीक ठाक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग कौन सी ईस्वी पूर्व में किया गया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा 800 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था। 800 ईस्वी पूर्व में लोहे का उपयोग स्टार्ट हुआ था रोमिला थापर के अनुसार। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो आता है वो होता है वेद से रिलेटेड। आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप टीचिंग एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आपका कोई भी यूपीएससी है या एसएससी है या बैंक रेलवे, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर आपका वेद से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स आइए इसके बारे में हम पूरी जानकारी ले लेते हैं। भारत के जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो वेद, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा ज्ञान, ठीक है, जानना। वेद धातु होती है हमारी संस्कृत में, उसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। वेदों की संख्या कितनी है ये भी क्वेश्चन बन जाता है। वेदों की संख्या होती है 4। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वेद कौन कौन से होते हैं? तो 4 वेद हमारे हैं, सीक्वल वाइज इनको हम बता रहे हैं। फर्स्ट है हमारा ऋग्वेद, सेकंड है यजुर्वेद, थर्ड नंबर पर आपका आएगा सामवेद और फोर्थ नंबर पर आपका है अथर्ववेद। फ्रेंड्स कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे आधुनिक जो वेद है कौन सा वेद है? हमारा आंसर हो जाएगा अथर्ववेद को हम आधुनिक वेद भी कह सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपका अक्सर बनता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, कितने मंडल है? यहाँ से अक्सर पूछा जाता है, चाहे आप सीटेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप DSSB के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका अक्सर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए ऋग्वेद के बारे में क्या है, यह सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। और इसमें कितने मंडल हैं? इसमें 10 मंडल होते हैं। कितने सूक्त है? 1028 1028 सूक्त होते हैं। और टोटल रचनाएं कितनी है इसकी? 10,462 10,462 इसकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स देवता सोम का उल्लेख कौन से मंडल में है? 9वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद में कितनी नदियों का जिक्र मिलता है हमें? 21 नदियों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, तो यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका उल्लेख कौन से मंडल में पाया जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा तीसरे मंडल में, ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्या बनता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, लेकिन यह किस देवता को समर्पित है वो हमें बताना है। हमारा आंसर हो जाएगा यह सावित्री को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि यह कौन सी नदी पर लड़ा गया? आंसर हो जाएगा हमारा यह युद्ध परूशनी नदी पर लड़ा गया था। और कौन से काल की बात है? ऋग्वेद काल की। कौन से मंडल में हुआ? 7वें मंडल में। कौन सा राजा था? राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच में इस युद्ध का वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट वेद है आपका यजुर्वेद। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनता है फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों रूपों में लिखा गया है? आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर यजुर्वेद। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद कौन सी विधा में लिखा गया वेद है? आंसर हमारा हो जाएगा गद्य और पद्य दोनों विधा में से लिखा गया है। इसके कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट है हमारा सामवेद। इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद हो जाएगा? सामवेद। और ऐसा कौन सा वेद है जिससे हमें संगीत की जानकारी मिलती है? इसका आंसर भी हो जाएगा सामवेद से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सामवेद में कुल 1549, ठीक है, 1549 रचनाएं हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामवेद में कुल कितनी रचनाएं हैं। आंसर हमारा हो जाएगा 1549, 1549 रचनाएं हैं टोटल, और जिसमें से मात्र 78 ही नई हैं, बाकी शेष ऋग्वेद से ही ली गई हैं। नेक्स्ट है हमारा अथर्ववेद। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है, इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आधुनिक वेद किसे कहते हैं, अथर्ववेद को कहते हैं। इस वेद में क्या क्या है, जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम इत्यादि का इसमें उल्लेख मिलता है। इसकी कितनी शाखाएं हैं फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ बन रहा है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं, पिप्पलाद एवं शौनक, 2 शाखाएं हैं। या ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पिप्पलाद और शौनक ये कौन से वेद की 2 शाखाएं हैं, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा अथर्ववेद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अथर्ववेद को कौन से वेद के नाम से जाना जाता है। इसे हम ब्रह्मवेद भी कहते हैं, ठीक है। अथर्ववेद का दूसरा नाम है ब्रह्मवेद, इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें ये बताया गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। फ्रेंड्स, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सभा और समिति। इसे मोस्टली रिपीट किया जाता है कि सभा और समिति का संबंध कौन से वेद से है। हमारा आंसर हो जाएगा अथर्ववेद से है, ठीक है। अथर्ववेद में ही बताया गया है कि सभा और समिति जो है वो प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, 6 है। हमारा आंसर 6 हो जाएगा। अब ये कौन कौन से वेदांग होते हैं, इसके बारे में आपको पेयर बना के भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। जैसे कि आपको 5 ऑप्शन दे दी जाती हैं और 1 को छोड़ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको छठी ऑप्शन को सिलेक्ट करके बताना होता है कि कौन सा छठा अंग होता है। तो यहाँ पर देखिए आप वेदांग कौन कौन से होते हैं, 6। एक होता है शिक्षा, दूसरा होता है ज्योतिष, तीसरा होता है व्याकरण, 4th होता है हमारा कल्प, और 5th होता है निरुक्त, 6th होता है छंद। ये 6 वेदांग होते हैं, ठीक है। इनकी कुल संख्या 6 होती है वेदांगों की। और पुराण कितने होते हैं टोटल संख्या में, हमारे 18 होते हैं, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुराणों के रचयिता कौन है, लोमहर्ष है। और पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। और पुराण से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, वो यहाँ पर देखिए हम इंक्लूड करके एक ही बार में पूछ लेते हैं आपसे। वर्तमान उपलब्ध पुराण कौन से काल के आसपास के हैं, हमारे हैं गुप्त काल के आसपास के, ठीक है। और विष्णु पुराण का संबंध कौन से वंश से है, इसका संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध कौन से वंश से है, सातवाहन वंश से है। और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। तो ये हमारे गुप्त काल के आसपास के हैं जो वर्तमान में पुराण हमें उपलब्ध हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। आंसर हो जाएगा हमारा चाणक्य। इनके 2 अन्य नाम भी है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है और वहां पर आपको चाणक्य ऑप्शन में नहीं मिलता, अगर वहां पर विष्णुगुप्त है तो भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। आप इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कौटिल्य है तो भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, अर्थशास्त्र कैसा शास्त्र है। यह एक राजनीतिक शास्त्र है, ठीक है। राजनीति शास्त्र हम इसे कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को करते हैं। हमारे 40 के लगभग क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रही होगी। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और इन क्वेश्चंस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।